आप यस कर दो रिकॉर्डिंग। नमस्कार दर्शकों। आज मेरे साथ बहुत ही टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे इतनी बातें लोग नहीं करते हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज मेरे साथ में एक विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, जिनको 45 वर्ष का टूरिज्म का अनुभव है और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने शो में श्री राजेश मुदगिल का। नमस्कार मुदगिल साहब। नमस्कार अवाना साहब। जी। तो और इनके आपके बारे में मैं बताऊं। दर्शकों को भी सलाम। नमस्कार। नमस्कार। इनके बारे में मैं बताऊं कि ये प्लेनेट इंडिया ट्रेवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा ये डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और इस क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से, एफएमएस से इन्होंने एमबीए किया हुआ है। और आज हम इनके इस तजुर्बे का फायदा उठाकर प्रयास करेंगे ये जानने का कि आखिर इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है और भारत जो इस टूरिज्म में ऊपर होना चाहिए वो क्यों पीछे पिछड़ रहा है। तो शुरुआत करते हैं मुदगिल साहब। और जी। पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो मेरे दर्शक हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, टूरिस्ट तो हैं, पर टूरिज्म के बारे में इनको पहले बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि थोड़ा विस्तार से ये बताएं कि जो टूरिज्म है, टूरिस्ट है, और वो कितनी तरह का है और कैसे ऑपरेट करता है। जी। अवाना साहब, हिंदुस्तान में जो पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो बाहर से विदेशी हिंदुस्तान आते हैं उसको हम इनबाउंड टूरिज्म के नाम से जानते हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई विदेशों की यात्रा करते हैं उनको हम आउटबाउंड टूरिज्म में गिनते हैं। और जो हमारे भाई अपने देश में ही अलग अलग तरह से यात्राएं कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस इलाकों में जाते हों, या घूमने के लिए पहाड़ों में जा रहे हों, या समुद्र के किनारे जा रहे हों, कहीं पे भी जा रहे हों, उसके अलावा बिजनेस ट्रैवलर भी, तो ये सब टूरिज्म में ही आता है। जी। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर लाखों के हिसाब से लोग इन्वॉल्व हैं, और उनकी जरूरत भी है, और कई लाख लोगों की। और हिंदुस्तान का ये जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा सेक्टर है, जो कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल सकता है अगर हम टूरिज्म को थोड़ा सा सीरियसली लें। तो आज हमारे पास अगर आप देखें टूरिज्म के लिए, हमारे पास ऑलमोस्ट अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके हिसाब से 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। हमारे पास एक से एक बढ़िया जंगल है। 111 के करीब हमारे पास नेशनल रिजर्व्स हैं। हमारे पास हिमालयाज हैं जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। हमारे पास हेरिटेज है, कल्चर है, सब कुछ है हमारे पास। और दूसरा जो टूरिज्म की खासियत ये है कि ये आपको रोजगार आपके घर के दरवाजे पे देता है। जो कश्मीर में शिकारे वाला है, या जैसलमेर में जो ऊंट वाला है, वो कहीं जाता नहीं है, उसको घर बैठे पैसा कमाने का मौका मिलता है। आज
जैसे आईटी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सरकार का ध्यान भी उसकी तरफ काफी है। ये अच्छा है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस हों। हमारे यहाँ काम करने के लिए आप किसी भी लेवल से शुरू कर सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, जो टूरिज्म से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, वो इससे जुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। और हिंदुस्तान का तो फायदा हो ही सकता है, हिंदुस्तान के लोगों को भी जो ये रोजगार मुहैया कराएंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो ये है हिंदुस्तान का एक छोटा सा, जो टूरिज्म का छोटा सा जी ब्रीफ है, तो जी बहुत बड़ा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए रख रहा हूं ताकि जी। हम सब कुछ कवर कर सकें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पोटेंशियल बहुत है। इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, फॉरेस्ट है, और क्या कुछ नहीं है, परंतु हम उस बेनिफिट को टैप नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे, आपको इतना अनुभव है और इतना लंबा अनुभव है इस इंडस्ट्री का, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे एज टूर ऑपरेटर ये बताएं कि किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता अब एक समस्या हो तो हम बताएं, जैसे कि हर इंडस्ट्री में अलग अलग समस्याएं होती हैं, वैसे ही हमारे साथ भी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि हिंदुस्तान में, अभी मैं एक इनबाउंड टूर ऑपरेटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, है। जी हमारे यहाँ जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो टूरिज्म जो है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है कि हम हर डिफरेंट मिनिस्ट्री के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पे अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सटर्नल फेस जाना पड़ेगा, फाइनेंसिस के झगड़े हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाना पड़ेगा, आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जाना पड़ेगा, या फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के दायरे में चले जाते हो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अपने पास कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है जिससे वो हमारी हर समस्या का समाधान कर सके, और इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसमें स्किल्ड लेबर का मिलना। इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जो कि उतने लोगों को सिखा सकें जितनी की जरूरत है। हमारे यहाँ सरकार जो है वो जैसे गाइड ट्रेनिंग कोर्स करती है, ये एक अच्छा उनकी तरफ से प्रयास है। ग्वालियर में इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उतने लोग नहीं निकाल पाता जितने की हमारे को चाहिए। फिर हमारे पास हर छोटी छोटी जगहों पर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। कोऑर्डिनेशन इन द स्टेट्स, आपकी कोच जा रही है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कभी ये निकाल देता है, साहब अब आपकी ये कोच नहीं चल सकती दिल्ली में। या फिर आप जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो हर जगह रास्ते में रुक के आपको टैक्स देना, जहां एक एक घंटा आधा आधा घंटा बर्बाद हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे हमारे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। कभी मॉन्यूमेंट बंद हो जाता है, आपने वाइल्ड लाइफ के टूर्स बुक कर रखे हैं, और वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो कभी कोई नया रूल निकाल देते हैं, जिससे सारी चीजें जो है बिगड़ जाती हैं, टूरिस्ट स्टैंडर्ड हो जाता है। अब जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर रखी है वो फिर हमसे रिफंड मांगता है, और उसका प्रोसेस अलग है, फिर यहाँ से पैसा रिफंड। आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक जो तो बात, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, और सरकार को समझाना भी। और दूसरा, अब हमारे पास मार्केटिंग के बजट बहुत कम है, तो जो आप, सरकार ने हमारे फॉरेन ऑफिसेज बंद कर दिए। जी, एक तो जो बात आप कह रहे हैं, अगर मैं उसको सही से समझ रहा हूँ, तो
क्या सरकार को सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए टूर ऑपरेटर्स के लिए? देखिए, अब सबके अपने अपने वो हैं। जब हम, जैसे वीजा की बात है, इस वीजा, अब जैसे ई वीजा भी उन्होंने करा है, तो मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। अब अगर आप तो इतने बड़े ओहदे पे पुलिस में रह चुके हैं, आपको खुद ही मालूम है कि कभी हम, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो वहां पर हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। तो वीजा उतना स्मूथ हो नहीं सकता है जितना कि हम चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने से पहले देश की जो सुरक्षा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस वक्त उसको वीजा मिल गया है, तब हिंदुस्तान में जब अराइवल होता है, वहां पर हम उसको एक सेफ स्मूथ पैसेज दे सकते हैं कि वो तेजी से निकल सके। अगर आपको एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा बर्बाद करना पड़े, 2-2 घंटे बर्बाद करने पड़े, तो वो मुश्किल है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसके अलावा मैं सिर्फ अवाना साहब, सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं इसके फायदे भी गिनाना चाहता हूँ बाद में आपको, ताकि जो नई जनरेशन है वो इससे जुड़े, हाँ, नहीं, मैं लोगों को समझ में इसमें आए कि इसका आप फायदा क्या फायदे है। के बारे में भी बात करेंगे अभी। अभी एक पॉइंटेड क्वेश्चन है कि पिछले दिनों जो मेडिकल टूरिज्म है वो काफी बढ़ा। तो अच्छा लगता है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म ही हो, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से तो हमारे यहाँ शायद जो इलाज है सस्ता है। बजाय बड़े देशों के देखने की कि भाई अमेरिका से लोग यहाँ पे आए, इंग्लैंड से आए, ये आए, हम लोगों को अपना टूरिज्म का जो क्षेत्र है, क्या वो छोटे देशों की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए? तब हमें तो हर जगह पे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि टूरिज्म तो टूरिज्म है, चाहे वो कहीं से भी आए। आज भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से टूरिस्ट आता है, जो हमारे उसी ईस्टर्न इलाके में रह जाता है, इस तरफ नहीं आता है। उसके अलावा हमारे आसपास के देशों से भी टूरिज्म हिंदुस्तान आ रहा है। अब आप ये देखिए कि हमारे आसपास के जो इलाके हैं, अगर हम सिर्फ बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात करें, तो इतना बड़ा इलाका है हमारे पास बुद्धिज्म टूरिज्म के लिए, कि हम अभी सिर्फ 9 मिलियन बुद्धिस्ट टूरिज्म हैंडल करते हैं इंडिया में, जिसका स्कोप जो है वो कई गुना ज्यादा, हम 50 मिलियन तक हैंडल कर सकते हैं। और ये बढ़ सकता है। सिर्फ चाइना, कंबोडिया, श्रीलंका या आसपास के जो इलाके हैं, सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे इलाके हैं जहां से बुद्धिज्म का काम आता है। तो नजदीक के हों या दूर के हों, हमें हर तरह से ही टूरिज्म को तो प्रमोट करना ही है। आज आप देखेंगे कि कई कंट्रीज सिर्फ टूरिज्म के सर पे चल रही हैं। सिंगापुर एक बहुत बड़ा देश है, थाईलैंड एक बहुत बड़ा देश है, फिलीपींस में भी जो आप देखेंगे, जो टूरिज्म जो है उसी के बल के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर नौकरियां पैदा हो रही हैं, रोजगार के अलावा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और आपको फॉरेन करेंसी की कमाई भी हो रही है। ये अगर हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम इसको प्रमोट करें, जिसमें एयरलाइंस, होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, सरकार मिलके एक इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए कि हमें इसको प्रमोट करना है, तो पोटेंशियल इतनी है कि हमारे को अगर आज कोई कोई प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या अगर हमारे पास ट्रेड बैलेंसिंग की है, तो वो आप कुछ सालों में ही पूरी कर सकते हैं। और ये स्मोक फ्री इंडस्ट्री है, पोल्यूशन नहीं करती है, और रोजगार पैदा कर रही है, और आपके घर जाके रोजगार दे रही है। अब अगर आप एक छोटा सा अपने गांव में रह रहे हैं या इलाके में रह रहे हैं, और आपने अपना होम स्टे के लिए 2 कमरे खोल रखे हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। आप चाहें तो अपने इलाके में वॉक्स शुरू करवा सकते हैं, नेचर नेचर वॉक्स। तो यंग क्राउड जो है जब इससे जुड़ेगा और इसके अंदर पूरा आएगा, तो उसको सिर्फ रोजगार की ही बात नहीं है, वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप
छोटा से काम शुरू करके और आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे आप शिमला में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो या कैलकाटा में बैठे हो। अब तो छोटे छोटे गांवों में भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स। तो स्कोप बहुत है। जी जी। एक वो आपकी बात को आगे मैं जोड़ूं तो मैंने, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ा हूँ। तो उन दिनों मैंने देखा, इतने नहीं थे पर कुछ स्टूडेंट को ट्रांसलेटर का जॉब मिलता था। वो जो अलग अलग भाषाओं में देश की कोर्स वगैरह करते थे, तो स्टूडेंट को भी कई बार ऐसे अवसर मिल जाते थे, और अब भी शायद मिलते होंगे। तो अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे, वो है कि चाहे सरकार ट्रेनिंग दे, चाहे जो एसोसिएशंस हैं वो ट्रेनिंग दें, इसमें जो स्टेक होल्डर हैं जो अभी नए हैं इस फील्ड में, तो उसके लिए ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे आपने पोटेंशियल बताया, जिससे कि और लोग भी इस फील्ड में आए और अपना रोजगार भी मिले और अपना धंधा भी सेट करें। ये देखिए, जहां तक हमारी एसोसिएशंस का सवाल है, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। और जो हमारे यहाँ जूनियर स्टाफ हैं और कुछ एजेंसीज में काम कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने स्कूल भी खोले हैं जहां पर वो अब इनको ट्रेनिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार के जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत, दे आर नॉट इनफ। हम हमारी रीच जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म अपने आप में इतना वास्ट है कि इसमें अगर आप चाहें तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकती है, या करोड़ों लोगों को रोजगार अपने आप ही वो जो है सेल्फ आपका एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। अब यहाँ जो मुश्किलात हमारे को आती हैं वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं एज ऑपरेटर्स, एज एसोसिएशन, क्योंकि हमारी एसोसिएशन कोई बहुत बड़ी एसोसिएशन तो होती नहीं है, और उनके पास फंड्स भी लिमिटेड होते हैं। ये बहुत बड़ी लॉबी नहीं है। अब फिक्की है या एसोचैम है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे आना चाहिए। इस तरह की वो ट्रेनिंग कोर्सेज अगर वो करवाना शुरू करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या इधर आपके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर अगर इस तरह के कोर्सेज ज्यादा निकले। अभी हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा जो सरकार जो हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है वो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है। दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने नहीं हैं, और वो बड़े बड़े शहरों में हैं। छोटे इलाकों में जो रीच है वो बहुत कम है। तो उसके लिए या तो एक इस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए या फंडिंग होनी चाहिए, जिससे, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आए और अपने अपने इलाकों में इन इस तरह के इंस्टीट्यूट्स और वो खोलें। जैसे हमारे यहाँ फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं। अगर बच्चे ने पूरा कोर्स उसका नहीं कर रखा है, लेकिन अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखी है या 11वीं तक पढ़ा है, वो भी इस उसमें अगर हम देते हैं तो उसको फिनिशिंग स्कूल की तरह हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो वो चीजें मुश्किल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स नहीं है, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नहीं है, और सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। अब आप देखिए, जो हम अगर विदेशी मार्केटिंग के लिए जब हम जाते हैं, तो वहां पर हमारे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही नहीं जा रही है। वहां पर केरला टूरिज्म भी जा रहा है, यूपी टूरिज्म भी जा रहा है, मध्य प्रदेश टूरिज्म भी जा रहा है। तो ये सारे लोग जब जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ये सब मिलके एक ही तरह से काम करें और ज्यादा इलाकों में काम करें। सबके फंड्स जो इधर उधर बिखर रहे हैं, सब मध्य प्रदेश टूरिज्म अपना अगर कॉन्क्लेव करवाता है और यूपी अपना करवाता है, तो बाहर से आने वाले जो टूर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने प्रमोट करना है इंडिया को, वो तो सेम ही। तो हम उनका इस तरह से प्रोग्राम करें कि वो फंड्स हमारे बचें और हम उसको बेहतर यूटिलाइज कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक पॉलिसी बनना जी बहुत जी। जरूरी है।
जिसके अंदर हम इसको लेके जी चलें। जी। मुदगिल जी, एक आजकल चलन है कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं दूसरे देश में एक अच्छे माहौल में इवेंट करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इस दृष्टि से मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि भारत में इस तरह के इवेंट्स करने की कितनी पोटेंशियलिटी है। इन्वेस्ट करने की तो बहुत पोटेंशियल है साहब। इतना पोटेंशियल है कि अगर हमारे यहाँ पर टूरिज्म में भी एफडीआई आ जाए तो आप देखिए कि कितने लोग इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। मेरी तो आपके इस चैनल के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो इस सेक्टर में आए। मेरे सुनने में आया था कि शायद कुछ बड़े इंडस्ट्रीज इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अब जरूरत है। अगर हम कोलैबोरेट करते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा वो है। सिर्फ आप देखिए, जिस वक्त आज हम बाहर फॉरेन कंट्री में अपने इंडिया को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, उसके साथ जिस वक्त हम उनको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान से 30 मिलियन टूरिस्ट बाहर निकलता है जो विदेशों में घूमने जाता है, तो उनके लिए कितनी बड़ी मार्केट है ये। हमारा एवरेज टूरिस्ट जो बाहर जाता है उसकी पेड अप टूर प्राइस, जो कि आपने जो टूर खरीदा है उसका जो प्राइस है, वो अप्रोक्सीमेटली $2,000 अगर है, तो उसकी एवरेज स्पेंडिंग बिसाइड्स द पेड अप टूर प्राइस इज $2,000। तो हमारा जो हिंदुस्तानी है वो इतना पैसा बाहर खर्च करता है, तो वो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारे को ये चाहिए कि हम उनके साथ बायलेटरल डील करें कि साहब आप हमारे यहाँ भेजिए, हम आपके यहाँ भेजेंगे। तो जी उससे दोनों देशों को फायदा होगा और हमारे यहाँ भी लोगों को जो रोजगार मिलेगा और पैसा आएगा। जी जी। और मुदगिल जी, एक आखिर में एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसका काफी पोटेंशियल लगता है, और पिछले दिनों बढ़ा है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो साथ में फिर इस तरह की एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं। पर जितना हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ना चाहिए उतना नहीं है। कई जगह ज्यादातर जो रिलीजियस बेस्ड जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाता है वहाँ पे मैंने देखा है कि उस तरह का माहौल नहीं होता है जैसा होना चाहिए। तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े, इसके लिए आपकी क्या सजेशन? देखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म इस वक्त बहुत ग्रोइंग मार्केट है। और जब से ये अयोध्या और बनारस आए हैं तब तो उस इलाके में बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ गया। लेकिन हमें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत महसूस होती है। ये जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि उनको वो सब नहीं मिल पाता है जो कि उनको मिलना चाहिए। हम देखें तो हमारे पास टॉयलेट्स की कमी है। हम देखें तो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। अब जो टूरिस्ट जो अब जैसे आप देखिए कि हमारा जो चार धाम यात्रा चलती है, उसको हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हिंदुस्तान वो कंट्री है, हमारे यहाँ वो ब्रेन्स बैठे हुए हैं जो आज वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं, सब कुछ तो हमारे हिंदुस्तानी चला रहे हैं। आप कहीं पे भी देखिए, कौन सी ऐसी कंप्यूटर कंपनी है या सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहां पर हिंदुस्तानी अ, असल में काम तो वही कर रहे हैं। तो वो हिंदुस्तान के लिए भी हो सकता है अगर हमारी थोड़ी सी भी इसके अंदर हम सीरियसली इसको लें। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हम हर एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और अच्छा बना सकते हैं कि लोग उसको पूरे ट्रिप को एंजॉय करें। अब भीड़ भड़के में चल देना, एकदम सडनली इतना रश हो जाता है, रेट्स बढ़ जाएंगे। जो होटल 3,000 में बिकता था वो 10-10 हजार में बिकना शुरू हो जाता है। आपको गाड़ियां नहीं मिलती हैं, वहां का टैक्सी ड्राइवर जो है वो आपके साथ लूट खसोट करता है।
आपको रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मिलती है। तो हमारे को एक, ये बहुत जरूरी है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम एक एरिया की पोटेंशियल को समझें और उसकी कैपेसिटी को भी समझें कि इतनी कैपेसिटी तक हम इसको यहां तक प्रमोट कर सकते हैं। आप भूटान का एग्जांपल देखिए। भूटान बहुत लिमिटेड टूरिस्ट लेता है और बड़ा हाई एंड का टूरिस्ट लेता। वो $200 प्रति व्यक्ति तो सिर्फ चार्ज सरकार ही लेती है रोज का, रोज का। और लोग फिर भी जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं कि जरूरत से ज्यादा आ जाए। आज स्पेन में या ग्रीस में ये बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि हम अपने पोटेंशियल, जो टूरिज्म पोटेंशियल है, उसको रियलाइज करें और उसको वहां तक रोकें, उससे ज्यादा ना बढ़ाएं। तो हम, हमारी जितनी पोटेंशियल है, और क्योंकि हमारे पास दिखाने की तो बहुत सारी जगहें हैं। आज अगर एक बंदा अयोध्या या बनारस जा रहा है, वो शक्ति स्थल पे भी जाता है। हमारे पास ज्योतिर्लिंग है, जी जी हमारे पास और इलाके। ये सिर्फ मैं रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल। मैं अभी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल टूरिज्म की बात। तो हमारे को एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो लेनी पड़ेगी, जिससे हर आदमी का एक्सपीरियंस बेटर हो टूरिज्म में। और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए ये जरूरी है कि हम लोगों को भी एजुकेट करें कि आप जब चलते हैं, अब आप जंगल में जाते हैं, वहां पे जोर जोर से बातें करते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं, तो वो भी टूरिज्म के लिए ठीक नहीं है। और फिर आप अपना, आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अपना सामान साथ लेके आए वापस, जो कि जरूरी है। तो दोनों तरफ जो है वो चीजें हमारे को करनी पड़ेंगी। और ये तभी होगा जब सरकार और इंडस्ट्री इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी और सीरियस विचार विमर्श करेगी, जी। और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब इधर तो इस देहरादून में अभी आप देख रहे हैं बारिश बहुत तेजी से बढ़ गई है झमाझम। और समय भी अभी हमारा समाप्त होने वाला है। हम राजेश मुदगल जी से ये दरखास्त करेंगे कि आइंदा भी आप इस सब्जेक्ट पर हमें इनलाइटन करते रहें। और दोबारा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन मिले और लोग इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री की तरक्की हो, जो इसमें बाधाएं वो दूर हों, उनका उसमें सहयोग कर सकें, इस प्रयास में हैं। आप हमारे शो में आए, बहुत ही मूल्यवान आपने बातें बताई, जो कम से कम मुझे तो पहले से पता नहीं थी। और इससे आपने अपना कीमती समय से समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। आइंदा भी हम मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवाना जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी नमस्कार कहना चाहता हूँ। आपने ये जो मुद्दा उठाया है ये बहुत जरूरी मुद्दा है, और जिसको बहुत ज्यादा लोग अभी उठा नहीं रहे हैं। जी तो ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन आपने पकड़ी है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सेक्टर के लिए कुछ सोचा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अगर इस तरह के कुछ और वो बनाते रहेंगे, और आप इसको इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे, तो उससे सिर्फ आम जनता को ही नहीं, नए जो बच्चे जो रोजगार और काम की तलाश में हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा और सरकार को भी फायदा पहुंचेगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द नमस्कार, इंटायर थैंक यू इंडस्ट्री फॉर आपके टेकिंग दिस आने का। मैटर। और फिर भी हम दोबारा मिलेंगे। आपने इतनी मूल्यवान जरूर। जानकारी दी, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।